नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज एक और शानदार टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और कई एग्जाम के अंदर बार बार इससे से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आज अपन इस टॉपिक के ऊपर एक शानदार और एक समराइज्ड चर्चा करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। अगर अपन ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अपन सीक्वेंस वाइज बात करें तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद होना बेहद ज़रूरी रहेगा। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग का, तो देखो ब्रेस्ट फीडिंग की अगर अपन बात करें तो अपन कुछ चीज़ों के ऊपर अपन खास तौर पर ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है। एक होता है भाई एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क, है ना। जब इनिशियली जब बच्चा लगभग अपन कहते हैं कि आइडियली जो टाइम रहता है जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं वहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। उसके साथ में एक बार सवाल और भी पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये 4 to 6 मंथ पर स्टार्ट करनी चाहिए। वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आप क्या आंसर सही करेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर ज़्यादातर आपको ये ध्यान रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग होती है वो 4 to 6 मंथ पर स्टार्ट की जाती है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि कब स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, तो पहले जो 6 मंथ होते हैं आइडियली उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना होता है। इवन पानी भी बाहर से नहीं देने का जो तरीका रहता है वो बेहतर सही रहता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो 87% के अराउंड सिर्फ और सिर्फ पानी रहता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप पानी आप बाहर से दे रहे हैं तो आइडियली सही नहीं है, लेकिन दे सकने में उतना कोई वो अपन कह सकते हैं कोई मेजर डिसएडवांटेज भी नहीं है। लेकिन आइडियली तौर पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में बाहर से पानी देना भी अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, अब अपन आज जो बात करेंगे बेहतर और एक शानदार टॉपिक के ऊपर, तो उसके अपन देखो सबसे पहले अपन ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है भाई रिफ्लेक्स से संबंधित। किससे संबंधित? रिफ्लेक्स से संबंधित। अगर अपन रिफ्लेक्स से संबंधित बात करें तो रिफ्लेक्स देखो एक तो होंगे भाई मदर के अंदर। किसके अंदर? मदर के अंदर। और अगर अपन मदर के रिफ्लेक्स की बात करें तो मदर के अंदर देखो एक तो मदर के अंदर रिफ्लेक्स रहता है भाई आपके गैलेक्टोपोइसिस। क्या रहेगा? गैलेक्टोपोइसिस। और दूसरा जो रहता है वो रहता है गैलेक्टोकाइनेटिक रिफ्लेक्स। कौन सा रहता है? गैलेक्टोकाइनेटिक रिफ्लेक्स, है ना, जिसको अपन मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन रहता है। कौन रहता है भाई आपके? ऑक्सीटोसिन, जिसको अपन लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट बड़ा मेजर साइड इफेक्ट जो अपन को याद रखना एग्जाम में पूछा गया है वो ये रहता है वाटर इंटॉक्सिकेशन। क्या करता है भाई? वाटर इंटॉक्सिकेशन करता है। ये अपने एडीएस लाइक एक्टिविटी करने लग जाता है, उसकी वजह से वाटर अपने बॉडी के अंदर रिटेंशन होने लगता है और वो एक तरह का अपने इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करके एकदम बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी का कार्य कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा गैलेक्टोपोइसिस की मैं अगर बात करता हूँ तो गैलेक्टोपोइसिस के लिए जो मिल्क प्रोडक्शन, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट एक हार्मोन रहता है जिसको अपन प्रोलैक्टिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रोलैक्टिन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी अगर मिल्क को इजेक्शंस की, है ना, बात आए तो ऑक्सीटोसिन याद रखना और प्रोडक्शन की बात आए तो प्रोलैक्टिन याद रखना। दोनों इंपॉर्टेंट अलग अलग तरीके से कई बार इसको सवाल पूछा गया। ठीक है, इन तीनों मतलब इन दोनों के अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट एक स्टिमुलेंट रहता है वो बेबी की सकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है ना। तो अब अपन अगली बात करेंगे मदर के रिफ्लेक्स के बाद में। अगर अपन बात करें बेबी के रिफ्लेक्स की, है ना, बेबी के रिफ्लेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो बेबी के अगर रिफ्लेक्स की मैं बात करता हूँ, देखो 3 रिफ्लेक्स काम करेंगे, है ना। कितने रिफ्लेक्स काम करेंगे? 3। एक होगा रूटिंग, दूसरा रहेगा आपका सकिंग और तीसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा? सोलोइंग रहेगा। क्या रहेगा? सोलोइंग। रूटिंग, सकिंग और सोलोइंग। ठीक है, अब देखो रूटिंग का मतलब ये होता है कि अपन जैसे ही बेबी के माउथ के कॉर्नर के ऊपर टच करेंगे तो बेबी उस तरफ क्या करेगा? अपने मुंह, अपने फेस को टर्न करेगा। उसके बाद में शक करना, उसके बाद में सोलोइंग करना। जैसे आप निप्पल को बेबी के माउथ के कॉर्नर पे टच करोगे, बेबी अपना उस तरफ क्या करेगा? मुंह को टर्न करेगा और उसके बाद में शक और सोलोइंग। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट जो रिफ्लेक्स होंगे वो आपको बेबी के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात आती है भाई वो अपने आती है कंपोजिशन से संबंधित। किससे संबंधित आएगी भाई? आपके कंपोजिशन से संबंधित आएगी। अगर अपन कंपोजिशन ऑफ, है ना, अगर अपन कंपोजिशन ऑफ बात करें, कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की बात करें तो सारे के सारे पॉइंट के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है,
अगर अपन कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की बात करूं मैं, तो देखो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा भाई, कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के अंदर तो अपन बात करेंगे वाटर। किसकी बात करेंगे, वाटर रहता है भाई आपकी 87% के अराउंड क्या रहता है भाई आपका, वाटर रहता है। उसके बाद में अगर अपन बात करेंगे किसके, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर अपन कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इम्पोर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो रहता है आपकी डाइसैकेराइड। क्या रहता है, डाइसैकेराइड रहता है। और उस डाइसैकेराइड का नाम होता है भाई आपके लैक्टोज। क्या रहता है, लैक्टोज रहता है, जो कि आपके किससे मिलकर बना हुआ होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा इस लैक्टोज का कितना परसेंटेज होता है, लगभग 7.2% अराउंड क्या रहता है भाई आपके, लैक्टोज रहता है मदर मिल्क के अंदर। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट मदर मिल्क के अंदर प्रेजेंट रहेगा, तो याद रखिएगा डाइसैकेराइड लैक्टोज रहता है मदर मिल्क के अंदर। अगर अपन बात करें दूसरे नंबर पर, है ना, दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट के बाद में, तो इंपॉर्टेंट रहता है भाई फैट। क्या रहता है भाई आपके, फैट रहता है, ठीक है। अब फैट के अंदर क्या रहता है भाई, फैट के अंदर स्पेशली मैं बात करता हूँ तो क्या रहता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट रहते हैं। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट रहते हैं, जिसको अपन प्यूफा के नाम से जानते हैं। और ये इनके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो इंपॉर्टेंट रहता है एक तो डोकोसा हेक्सानोइक एसिड और साथ ही साथ अरेकिडोनिक एसिड। कौन सा, अरेकिडोनिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं, दोनों को दोनों प्यूफा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अगर अपन इस फैट के परसेंटेज की बात करें, अमाउंट की बात करें, तो ये अराउंड कितना परसेंटेज रहता है भाई, अराउंड 4% रहता है आपके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर फैट का अमाउंट, ठीक है। उसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट बात करता हूं तो याद रखना अपने को कार्बोहाइड्रेट। क्या रखना है, कार्बोहाइड्रेट को याद रखना है, सॉरी प्रोटीन को। किसको याद रखना अपने को, प्रोटीन को। अगर अपन प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो रहते हैं मदर मिल्क के अंदर, जो प्रोटीन रहता है उस प्रोटीन का नाम होता है वे प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन रहता है, वे प्रोटीन रहता है। और वे प्रोटीन के अंदर क्या होता है भाई, लैक्टो एल्बुमिन और लैक्टोग्लोबुलिन होता है। क्या होता है, लैक्टो एल्बुमिन और लैक्टोग्लोबुलिन होता है, याद रखिएगा, लैक्टो एल्बुमिन और लैक्टोग्लोबुलिन होता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि ब्रेन ग्रोथ के लिए बड़े जरूरी होते हैं, जिसके अंदर अपन एक बात करेंगे सिस्टीन की और एक बात करेंगे अपन टॉरिन की। किसकी बात करेंगे, अपन टॉरिन की बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक बात याद रखना कि आपसे पूछा जा सकता है नोट, ठीक है, कि भाई जो अगर अपन बात करते हैं कि भाई कऊ मिल्क के अंदर, एक सवाल पूछा जाता है कऊ मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, तो कऊ मिल्क के अंदर केशीन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। कऊ मिल्क को अपन एज इट इज फॉर्म में नहीं दे सकते हैं क्योंकि प्रोटीन का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, और ये जो केशिन प्रोटीन होता है ये कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर सकता है। कुछ पर्सन्स के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं इस केशिन प्रोटीन से। तो इसकी वजह से अपन मदर मिल्क को जगह, अगर मदर मिल्क के को अपन रिप्लेस करना चाहते हैं, कुछ कहीं एक्सीडेंटल मदर के ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाए, कुछ ऐसी कंडीशन हो, तो ऐसी कंडीशन अपन क्या करते हैं भाई, जो मदर काउ मिल्क होगा उसको अपन डाइल्यूट करके अपन हमेशा क्या करते हैं, बेबी को डिलीवर करेंगे। इस बात का आपको क्या रखना है, विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ये तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, उसके अलावा क्या रहता है भाई आपके, विटामिन रहते हैं, विटामिन होते हैं, उसके साथ में क्या रहता है भाई, मिनरल्स रहते हैं। अब अगर अपन मैं बात करूंगा, कुछ डेफिशिएंसी की बात करूंगा, क्या क्या नहीं होते वो आगे अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपन सिरप और सिरप क्या क्या कंपोजिशन है उसके ऊपर अपन फोकस करेंगे, ठीक है। अब अगर अपन कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन की बात करें, स्पेसिफिक कंपोजिशन की बात करें, इसके रिगार्डिंग भी कई सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी पहले, और क्या क्या खास चीज़ें होती है जो मदर मिल्क के अंदर होती है। देखिएगा, अगर अपन बात करें इसके बारे में, तो एक तो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन, मदर मिल्क के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मदर मिल्क के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जो रहता है वो IgA रहता है,
बॉडी का हर एक सिक्रेशन में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर भी IgA रहता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक इसके अंदर स्पेसिफिक कंपोजिशन प्रेजेंट रहता है, पैरा अमाइनो, क्या रहता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जिसको अपन क्या कहते हैं, पाबा, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, पाबा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वो आपको किससे प्रिवेंट करता है भाई, आपको इट प्रिवेंट फ्रॉम मलेरिया, इट प्रिवेंट फ्रॉम मलेरिया, ये किससे प्रिवेंट करता है, आपके मलेरिया के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, ध्यान रखिएगा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। उसके अलावा लैक्टोफेरिन, लैक्टोफेरिन, उसके साथ साथ अपन उसे क्या कह सकते हैं भाई, एक और नाम अलग है जिसको बाइफिडस फैक्टर कहते हैं, किस नाम से, बाइफिडस फैक्टर, ये भी प्रेजेंट रहता है मदर मिल्क के अंदर, और ये ई कोलाई के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, इस्चीरिया कोलाई के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर अपन बात करें बाइल साल्ट, अगर अपन की बात करें बाइल साल्ट, है ना, बाइल साल्ट जो रहता है ना, ये आपको गियार्डिया, किसके इन्फेक्शन, ये आपके गियार्डिया के इन्फेक्शन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस कौन से प्रेजेंस भाई, आपके बाइल साल्ट की प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर स्पेशल एक कंपोजिशन रहता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, क्या रहता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, क्या रहता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रहता है, जो कि हेल्प करता है, हेल्प इन इंटेस्टाइनल मैच्योरेशन, इट हेल्प इन इंटेस्टाइनल मैच्योरेशन, इंटेस्टाइन के मैच्योरेशन के अंदर ये मदद करेगा, इट हेल्प इन इंटेस्टाइनल, ठीक है, इंटेस्टाइनल के अंदर, इंटेस्टाइनल ग्रोथ के अंदर मदद करेगा, ठीक है। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की यहाँ पर इंपॉर्टेंस ही रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो मुख्य वो कंपोजिशन हुए जो कि प्रेजेंट होते ही होते हैं, ठीक है। अब इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, और एक यहाँ पर जो अपन देखो नोट डाल के बाद ध्यान रखिएगा ना, कैलोरीज कितनी मिलती है ना, अगर अपन बात करें कैलोरीज की, तो याद रखना 100 ml, है ना, 100 ml जो मदर मिल्क होता है, उसे आपको अराउंड 66 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है। वैसे रेंज के अंदर बात करें तो 65 से 70 किलो कैलोरी मिल सकती है, लेकिन एवरेज अपन बात करें तो 66 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है। काऊ मिल्क की बात करता हूँ तो 67 किलो कैलोरी है। अगर मैं बात करता हूँ बफेलो मिल्क की तो 117 किलो कैलोरी मिलती है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ बनाना की तो 104 किलो कैलोरी है। उसके अलावा 1 ml ऑफ प्योर एल्कोहल है, वो 7 किलो कैलोरी देता है। कितने देता है? 7 किलो कैलोरी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरी देता है, 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरी देता है, और 1 ग्राम आपका फैट है जो आपको 9 किलो कैलोरी देता है, ठीक है। और याद रखिएगा 1 किलो कैलोरी के अंदर जो किलो जूल होते हैं वो होते हैं 4.184 किलो जूल होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर बिल्कुल क्या रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। ये तो हमने बात करी साहब कंपोजिशन की, क्या रहती है? कंपोजिशन, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, क्या हुई है भाई आपके? प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, ठीक है। प्रीमेच्योर बर्थ हुआ है, तो अगर प्रीमेच्योर बर्थ होने के बाद में जो मदर मिल्क का कंपोजिशन होगा, क्या होगा? प्रीमेच्योर बर्थ, उसके ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा, प्रीमेच्योर बर्थ के बाद में जो मदर मिल्क के कंपोजिशन के अंदर थोड़ा सा चेंजेस नजर आता है, ठीक है। उसके लिए एक छोटा सा आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा। देखो प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई ना, उसकी जो मदर होगी उसके अंदर जो कंपोजिशन होगा उसमें स्लाइट चेंजेस नजर आएगा, जिसके अंदर एक तो क्या होता है भाई, सोडियम क्या रहता है, सोडियम थोड़ा क्या रहेगा वहाँ पर, हाई नजर आएगा। साथ ही साथ उसके अंदर वैसे ब्रश मिल्क के अंदर आयरन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आयरन और इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा आपको कंपैरेटिव मैच्योर मिल्क के कंपैरेटिव क्या नजर आएगी, आपको ज़्यादा नजर आएगी। साथ ही साथ प्रोटीन की मात्रा भी आपको कंपैरेटिव क्या नजर आएगी, आपको ज़्यादा नजर आएगी। साथ ही साथ अगर अपन बात करें शुगर का अमाउंट, तो भी कंपैरेटिव मतलब कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट भी कंपैरेटिव क्या होगा, ज़्यादा नजर आएगा। और इन सबको एक याद रखने का मेनोमिक्स है, जिसको अपन सिप्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं अपन? सिप्स के नाम से जानते हैं कि भाई सोडियम ज़्यादा रहता है, आयरन ज़्यादा रहता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा रहता है, प्रोटीन ज़्यादा रहता है, शुगर ज़्यादा रहता है। प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई
किसी बेबी के प्री मेच्योर अगर कोई बेबी डिलीवर हुआ है तो उसकी मदर के अंदर हमेशा आपको इन चीज़ों का कंपोजिशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका पर्पज़ ये भाई देखो नेचर बेस्ड चीज़ें है ना, कि बच्चे की रिक्वायरमेंट उस तरीके की होगी तो थोड़ा उस तरीके से हमेशा क्या देखने को मिलता है, आपको एडवांटेज मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये तो हमने बात करी प्री मेच्योर बर्थ की। अब देखो रिसेंटली एक सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि भाई डेफिशिएंसी के अंदर क्या क्या चीज़ों की डेफिशिएंसी आपको नजर आएगी, तो उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अगर अपन बात करते हैं डेफिशिएंसी इन मदर मिल्क, डेफिशिएंसी इन मदर मिल्क, मदर मिल्क के अंदर किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी नजर आएगी, ठीक है। तो देखो सभी लोग ध्यान से, अगर अपन बात करता हूँ विटामिन, एक तो क्या रहता है भाई विटामिन, एक तो विटामिन के और उसके साथ में विटामिन के और विटामिन डी, ठीक है। उसके अलावा विटामिन B12 इन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन मदर, जो मदर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है उनके अंदर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी नज़र आएगी। साथ ही साथ आयरन, माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आयरन आपको हमेशा क्या नज़र आता है भाई, आपके कम आयरन ना के बराबर ही प्रेजेंट होता है आपके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। उसी वजह से जो बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रहते हैं या जिनकी माताएं बच्चों को बहुत ज़्यादा दूध पिलाती है, मदर मिल्क हो चाहे बाद में काऊ मिल्क की बात हो, उन बच्चों के अंदर मिल्क एनीमिया कॉज कर सकता है, ठीक है। काऊ मिल्क होता है वो आयरन का अब्जॉर्प्शन पूरा करता है, मदर मिल्क के अंदर आयरन का अब्जॉर्प्शन बेटर होता है। तो अगर आप बच्चों को बहुत ज़्यादा दूध पिला रहे हैं तो वो भी हेल्दी नहीं है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है और बच्चों के अंदर एनीमिया लीड कर सकता है। मदर मिल्क के अंदर कंपेरेटिव आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर होता है काऊ मिल्क के कंपेरेटिव अगर अपन बात करें तो, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या रहेंगे, बेहद पॉइंट काम की चीज़ें रहेगी, उस सारे पॉइंट के ऊपर आपको विशेष तौर पर क्या देना है, ध्यान देना है, ठीक है। टर्म बेबी के अंदर आयरन वैसे ऑलरेडी एडिक्वेट स्टोरेज रहता है, प्री टर्म के अंदर थोड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि भाई अपन किसके अंदर भाई ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस के अंदर है, उसके ऊपर बात करते हैं ना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना। तो अब देखो अगर मैं बात करता हूं ब्रेस्ट फीडिंग के कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ना, एक तो अपन मैं चर्चा करूंगा मैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। और एक रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ना। अगर मैं बात करता हूँ रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो एक तो HIV है ना, HIV एक रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। साथ ही साथ एक्टिव टीबी जो कि क्या नहीं ले रही हो भाई, आपके मदर डज नॉट टेकिंग ATT, ठीक है। साथ ही साथ वेरिसिला का इन्फेक्शन, उसके अलावा हर्पीज सिम्प्लेक्स का जो इन्फेक्शन है, ये सब एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। साथ ही साथ अगर अपन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो एक तो लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्या रहेगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस, उसके अलावा गैलेक्टोसीमिया, उसके अलावा मिक्स फीडिंग इन HIV,
अगर आप HIV के अंदर मिक्स फीडिंग करवा रहे हो तो वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगी, लेकिन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो वो एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक थे। उसके अलावा एक्टिव कीमो एंड रेडिएशन थेरेपी, कीमो एंड रेडियोथेरेपी। ठीक है, चलो ये तो सारी बातें किसके ऊपर हो गई भाई, आपके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के ऊपर हो गई। किस चीज़ के अंदर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा, किसके अंदर रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब अपन बात करेंगे टाइप ऑफ मिल्क की, है ना। अगर अपन बात करेंगे टाइप ऑफ मिल्क की, तो अगर अपन बात करते हैं टाइप ऑफ मिल्क की, तो सबसे पहले हमेशा क्या आता है भाई, कोलेस्ट्रम आता है। पहला पीला गाढ़ा जो दूध होता है वो रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है और सबसे बेस्ट रहता है, जो कि आपको पहले 3 दिन तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान नजर आएगा। ठीक है, ये जो रहता है बहुत हेल्दी रहता है भाई, हाई अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहते हैं, हाई अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं। पहले इसके लेकर बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ थी, आजकल बहुत ज़्यादा मास कम्युनिकेशन होने की वजह से अब इस मिल्क को ही बच्चों को पिलाया जाता है। उसके अलावा उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कोलेस्ट्रॉल के बाद में, तो भाई आता है आपके ट्रांजिशनल मिल्क। कौन सा मिल्क आता है, ट्रांजिशनल मिल्क आता है। और ये ट्रांजिशनल मिल्क होता है, ये आपके डे 4 से लेकर आपके 14 डेज तक इसको कॉमनली ये आपके नज़र आता है इनिशियली जब ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत करते हैं तब। और उसके बाद में आता आपके मैच्योर मिल्क। क्या आता है भाई, मैच्योर मिल्क आता है। और ये जो मैच्योर मिल्क आता है ये आपके आता है 2 फॉर्म के अंदर, है ना। मैच्योर मिल्क की 2 फॉर्म होती है, जिसके अंदर एक तो अपन पढ़ते हैं कौन सी, एक आता है भाई 4 मिल्क। क्या आता है, 4 मिल्क, जो कि क्या करता है, थ्रस्ट सेटिस्फाई करता है, थ्रस्ट सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और क्या होता है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। ठीक है, जबकि हिंड मिल्क जो रहता है, जो कि मैच्योर मिल्क, जो बाकी जो रेस्ट पीरियड के दौरान है ना, बाकी जो रेस्ट पीरियड के दौरान जो भी मिल्क आएगा ना, मतलब 2 वीक के बाद की बात करता हूँ, तो उसके अंदर हमेशा मैच्योर मिल्क आएगा। मैच्योर मिल्क 2 प्रकार का होगा। जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना स्टार्ट करोगे तो पहले जो मिल्क आएगा ना उसे अपन 4 मिल्क कहेंगे, और बाद में आएगा जो हिंड मिल्क आएगा। पहले जो मिल्क आता है वो प्यास को बुझाने में मदद करता है, हिंड मिल्क जो होता है वो हंगर को सेटिस्फाई करता है। इसको हंगर को सेटिस्फाई करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अंदर फैट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है या अच्छी मात्रा प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी बात टाइप्स ऑफ मिल्क की। किसकी बात होगी, टाइप्स ऑफ मिल्क की बात हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद अपना जो अगला इम्पोर्टेंट जो अपना पॉइंट रहेगा वो अपन रहेगा कि भाई जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, एक अभी जो रिसेंट कोई पेपर में एक सवाल आया था कि साइन ऑफ गुड अटैचमेंट कौन कौन से, उसके ऊपर सवाल पूछा जा रहा है ना, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। साइन ऑफ गुड अटैचमेंट क्या होते हैं, साइन ऑफ गुड अटैचमेंट, साइन ऑफ गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, वैसे ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा सिटिंग पोजीशन में बैठकर करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। बैठ के पोजीशन को अंदर जो बैठकर अपन जो ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका वो सबसे बेस्ट तरीका माना गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, देखो सबसे पहला वाइड ओपन माउथ। सबसे पहले माउथ है जो कैसा होना चाहिए भाई, आपके माउथ वाइड ओपन होना चाहिए। आउटवर्ड या अपन उसे कह सकते हैं इवर्टेड लिप्स होने चाहिए। लिप्स कैसे होने चाहिए आपके, इवर्टेड, बाहर की ओर होना चाहिए लिप्स अच्छे से। ठीक है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, नोज बिल्कुल फ्री होना चाहिए, नोज बिल्कुल कहीं भी कंप्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो चिन होती है ना वो किसको टच करनी चाहिए, ब्रेस्ट को। चिन किसको टच करनी चाहिए, ब्रेस्ट को टच करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इम्पोर्टेंट रहता है कि भाई ऑडिबल सोलिंग होनी चाहिए, ऑडिबल एंड रिदमिक सोलोइंग होनी चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए। बच्चा जो सोलो करता है उसकी आपको आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, और एक रिदम के अंदर, है ना,
अगर बच्चा सोलो कर ला ना, एक वेव के अंदर, रिदम के अंदर अगर बच्चा सोलो करता है, तो ये तमाम जो पॉइंट है वो आपके गुड अटैचमेंट को क्या करते हैं, शो करते हैं डियर, है ना। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग, और मैंने हर एक सेगमेंट को कवर करने का प्रयास करा है। साथ ही साथ लास्ट जो इसका सेगमेंट रहेगा वो रहेगा आपके स्टोरेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की अपन बात करते हैं, ठीक है। स्टोरेज ऑफ ब्रेस्ट ठीक है, स्टोरेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना। भाई देखो, स्टोर करने के 3 मुख्य तरीके होते हैं, जो कि आपको तीनों के तीनों जो तरीके हैं, उन तीनों के तीनों तरीकों को आपको हमेशा स्पेशल तौर पर याद रखना पड़ेगा। ये क्या पॉइंट है जो कि आपको हमेशा एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। बिल्कुल, तो अपन यहाँ से सारे पॉइंट को अपने ऑलरेडी कवर कर ही लिया था। अपना लास्ट ही सेगमेंट बच रहा था, और उस लास्ट सेगमेंट की अगर अपन बात करें तो अपन 3 पॉइंट ही अपन इसको भी अपन साथ में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट की अगर अपन चर्चा करें कि भाई अगर अपन बात करें एट रूम टेम्परेचर, है ना, एट रूम टेम्परेचर, अगर अपन रूम टेम्परेचर के ऊपर बात करेंगे तो देखो कितना 6 to 8 आवर्स, कितने समय तक स्टोर कर सकता है, 6 to 8 आवर्स। और रेफ्रिजरेटर है ना, फ्रीज के अंदर अगर अपन रेफ्रिजरेटर की बात करें तो याद रखना अप टू 24 आवर्स, ठीक है। उसके अलावा -20 डिग्री सेल्सियस, अगर आप -20 डिग्री सेल्सियस की अगर अपन बात करें तो अपन इसको अप टू 3 मंथ तक अपन उसे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये जो 3 तरीके रहते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के इंपॉर्टेंट मेथड रहते हैं, और इनका भी आपको ध्यान रखिएगा। आजकल ब्रेस्ट मिल्क बैंक भी बने हैं अलग अलग जगह, तो उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट और नैतिक कर्तव्य रहता है कि किस तरीके से मदर को आप एजुकेट करें, और वो एजुकेट करें कि साफ हाइजीन और एक इमोशनल बॉन्डिंग के साथ अगर बच्चे को फीड वगैरह किया जाएगा तो उसके लिए वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इस सेशन को कैसा लगा उसके बारे में राय देना मत भूलिएगा, और अपन एक नए सेशन की और शुरुआत करेंगे और नए टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार। नोट्स बनाना मत भूलिएगा, ये नोट्स आपको धीरे धीरे ऐसे काम आएंगे कि आप याद करोगे गुरुजी सारी चीज़ें हमें आपने ज़बरदस्त तरीके से करवाई। थैंक यू डियर्स, थैंक यू।